Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with important MCQs of vital signs जिसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट रहता है कि कितनी हीट जनरेट हुई है और कितनी हीट लॉस हुई है, उसके बीच का क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब हीट लॉस के क्या क्या है, अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे जब हमें क्या होता है, बुखार होता है तो हम स्पंजिंग करते हैं, मतलब कि गीले पानी की क्या रखते हैं, पट्टियां रखते हैं, तो वो हमारा क्या है, कंडक्शन है। कन्वेक्शन में क्या है, जब हम फैन ऑन करके हमारी हीट लॉस करवाते हैं, वो क्या है, हमारा कन्वेक्शन मेथड है। इवेपोरेशन में क्या है, जो स्वेटिंग होती है वो क्या है, इवेपोरेशन मेथड है। एक होता है रेडिएशन, जिसमें क्या है, हीट कैसे लॉस होती है, वेव्स की फॉर्म में लॉस होती है। और रेडिएशन क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन हीट लॉस मैकेनिज्म है। इसका हमारा राइट आंसर अब क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन क्या हमारा हीट लॉस का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, थर्मामीटर को हमें कैसे क्लीन करना है टेम्परेचर को लेने से पहले। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे बिफोर में क्या आ रहा है, हमारा बी आ रहा है, तो हम टेम्परेचर लेने से पहले कैसे क्लीन करेंगे, बल्ब टू स्टेम। अब थर्मामीटर होता है हमारा, बल्ब पार्ट कौन सा होता है, जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी भी जैसे ओरल कैविटी में रखते हैं या फिर एक्सिला में रखते हैं, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, बल्ब पॉइंट। उसके बाद जिस पॉइंट पे रीडिंग लिखी होती है वो हमारे क्या होता है, स्टेम वाला पार्ट। तो हम उसको कैसे करेंगे क्लीन, टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू द स्टेम। अब हमारा आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर नीड टू बी डन इन विच डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर लेने के बाद हम कैसे क्लीन करेंगे, देखो पहले तो हमने किया किससे, बल्ब से स्टेम की तरफ। अब हम कैसे क्लीन करेंगे, उल्टा हो जाएगा, स्टेम टू बल्ब। इसमें हम कौन सा फॉलो करते हैं, कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं कि जो हमारा लेस कंटामिनेटेड पार्ट है उससे लेके क्लीन करेंगे हम कौन से वाले पार्ट तक, मोर कंटामिनेटेड पार्ट तक। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इन चार्ज मेजर पेशेंट टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हमारा जब हमने फ़ारेनहाइट में मेजर किया टेम्परेचर, वो कितना है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा इसका यूज करके, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। अब फ़ारेनहाइट की जगह हम क्या रख देंगे, 102 -32 इंटू 5/9। तो इसका हमारा राइट आंसर फिर क्या आ जाएगा, 38.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेजर टेम्परेचर इन पेशेंट हु अंडरवेंट ओरल सर्जरी। एक पेशेंट है जिसकी ओरल सर्जरी हुई है, उसके बाद क्या है, उस मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रेक्टल, एक्सिला, ओरल या सेंट्रल लाइन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा हमारा, एक्सिला। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक होता है मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट हमारा कौन सा होता है, रेक्टल टेम्परेचर, और मोस्ट अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर। अब सिक्स क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ओरल कैविटी एंड रेक्टम इन अ पेशेंट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हम ओरल कैविटी से टेम्परेचर ले रहे हैं और रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितने का डिफरेंस आता है। रेक्टम में क्या है, जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम एक्सिला से लेते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही डिफरेंस आता है, पर वो क्या होता है, ओरल कैविटी वाले टेम्परेचर से कम होता है। और अगर सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है, रेक्टम का 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है और एक्सिला का 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सेवंथ आ जाएगा हमारा, इफ द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग एंड लोअर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन इवनिंग, तो ये कौन से टाइप का फीवर है, ये बताना हमें। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इवनिंग में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मॉर्निंग। तो ये क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो इससे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये कौन सा फीवर है हमारा, इनवर्स फीवर। आगे लाइसिस, क्राइसिस, रेमिटेंट, इन फीवर के बारे में हम अगले एमसीक्यूज में बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, रेक्टल थर्मामीटर नीड टू बी इंसर्टेड अप टू। जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसको हम कितना इंसर्ट करते हैं पेशेंट में।
0.5 to 1.5 इंचेस, 1 to 2 इंचेस, 1.5 to 2.5 इंच या 2 to 3 इंच। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 0.5 to 1.5 इंचेस, मतलब कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक। इतना ही हम क्या करेंगे, रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे अडल्ट पेशेंट में। अब हमारा आ जाएगा 9th क्वेश्चन, जिसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर इन क्रिटिकल इल पेशेंट। कौन सा टेम्परेचर पूछा अब हमें? कोर बॉडी टेम्परेचर। दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक तो होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर और एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। सरफेस हम कैसे ले सकते हैं? ओरल से, एक्सिला से। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जो डीप टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लिवर, इनका टेम्परेचर। इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों जरूरी है क्रिटिकल पेशेंट में? क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी भी डेविएशन होती है, उसके क्या है, फिर बहुत सारे इफेक्ट आने लग जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। फिर इसका हमारा कौन सा आ जाएगा? अब कौन सी मेजरमेंट आ जाएगी बेस्ट? ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी, टिम्पैनिक या फिर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर मेजरमेंट। तो सबसे एक्यूरेट हमारा कौन सा होगा? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि ब्लड जो है वो आ रहा है हार्ट में कोर बॉडी टिश्यू से। पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ पे आता है? हार्ट में। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी हमें क्या देगी? एक्यूरेट मेजरमेंट देगी कोर बॉडी के टेम्परेचर की। 10th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल चैनल ऑफ यूजिंग इंफ्रारेड टिम्पैनिक थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। टिम्पैनिक थर्मामीटर हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो हमारा ईयर होता है, ये ईयर कैनाल जो होगी, इससे हम क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे। अब इसमें कौन सा क्या हो सकता है? एक चैलेंज हो सकता है थर्मामीटर के लिए कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक तो हमारे आ जाएगी स्किन इरिटेशन, एक आ जाएगा इनएक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग, एक आ जाएगा इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्टेड सेरेमन अफेक्टिंग टेम्परेचर मेजरमेंट। तो ईयर में क्या हो सकता है? सेरेमन एक्यूमुलेट हो सकते हैं। सेरेमन क्या होता है? वैक्सी सब्सटेंस जो ईयर में फॉर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इम्पैक्टेड सेरेमन अफेक्टिंग टेम्परेचर रीडिंग्स। 11th क्वेश्चन में हमारा जगह, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ थर्मामीटर इज नोन एज थर्मोस्कोप। सबसे पहले क्या था, किसने इन्वेंट किया था थर्मोमीटर को, जिसको पहले क्या बोला जाता था? थर्मोस्कोप। किसने किया था? सेल्सियस, गैलीलियो गैलीली, लॉर्ड कैल्विन या फिर थॉमस जे मैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? गैलीलियो गैलीली। 12th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। एक क्लिनिकल थर्मामीटर में कहां से कहां तक क्या होती है? टेम्परेचर की रीडिंग होती है। 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 to 110, 96 to 108 और 96 to 110। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 94 to 110। और सेल्सियस में कितना होता है? 35 to 42.2 डिग्री सेल्सियस। 13th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, इन अ चाइल्ड विद फीवर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज बिकॉज। एक चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है? फीवर हुआ है। उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कितनी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है? अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वो डिमांड इंक्रीज होगी 7%। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है तो वो डिमांड होगी 13% इंक्रीज। वो क्यों होती है? मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज हो जाती है, ब्लड शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट कम एक्टिव होता है या फिर पेशेंट ज्यादा अलर्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेटाबॉलिक नीड्स जो है फीवर के टाइम पे वे क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। 14th क्वेश्चन हमारा, थर्मोजेनेसिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ। ये तो हमें पता है। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कौन होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। अब हमें ये बताएं कि थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस का क्या मतलब होता है? थर्मो रिलेटेड टू हीट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो हीट की प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है? देखो दो चीजें होती है टेम्परेचर के लिए, एक तो होती है थर्मोजेनेसिस, एक होती है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस में क्या होगा? हीट की प्रोडक्शन, और थर्मोलाइसिस में क्या होगा? हीट का लॉस। तो अब हीट की प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के या फिर पीनियल ग्लैंड के। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि P फॉर पोस्टीरियर होता है और P फॉर प्रोडक्शन होता है हीट का। फिर अगर हमें पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस पता चल गया कि ये थर्मोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो थर्मोलाइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। 15th क्वेश्चन है हमारा,
असेसमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इज रिकमेंडेड इफ पेशेंट हैज, हम रेक्टल टेम्परेचर को असेस करेंगे अगर पेशेंट को क्या चीज है, आर्म है, आर्म में क्या है, कास्ट है। कास्ट क्या होता है, जो हमारा फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद जो हम पीओपी अप्लाई करते हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट। नेजल पैकिंग है, नेजल पैकिंग कब होता है, जब एपिस्टेक्सिस होता है, मतलब कि नोज ब्लीड होता है, उसके बाद हम उस ब्लीड को रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, नेजल पैकिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल हेमरोइड्स, अगर हेमरोइड्स होंगे, हेमरोइड्स क्या होते हैं, हमारे वीज जो है वे क्या हो जाती है, ज्यादा डाइलेट हो जाती हैं, कहाँ की, रेक्टम एरिया की। फोर्थ में हमारा गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ट्यूब्स, अगर हमारी क्या है, फीडिंग ट्यूब लगी हुई है, जैसे एनजी ट्यूब हो सकता है, पैक ट्यूब हो सकता है, अगर ये लगी हुई है तो हमें क्या मॉनिटर करना है, रेक्टल टेम्परेचर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, अगर आर्म में क्या है, कास्ट है, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सिलरी टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या है, जरूरत पड़ सकती है कि हम रेक्टल टेम्परेचर को असेस करें। नेजल पैकिंग में हम नहीं लेंगे रेक्टल टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि नोज से हमें थोड़ी ना टेम्परेचर लेना है। अगर एक्सटर्नल हेमरोइड्स होंगे तो हम कभी भी रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते। अगर एक्सटर्नल हेमरोइड होता है तो रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। 16th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर इन जिगजैग मैनर, अगर जो टेम्परेचर है ये जिगजैग मैनर में फॉल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसिस। और अगर टेम्परेचर सडनली नॉर्मल पे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस। अब क्राइसिस के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, क्या क्या, एक तो ट्रू क्राइसिस जिसमें क्या है, हाँ पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो रही है साथ साथ, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है या नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ये हमारा हो गया ट्रू क्राइसिस। एक होता है फॉल्स क्राइसिस, जिसमें क्या है, पेशेंट की कंडीशन में तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है पर टेम्परेचर क्या है, फॉल हो रहा है। 17th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, रिलैप्सिंग फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रिलैप्सिंग, रिलैप्स का क्या मतलब होता है, रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज का वापस आ जाना, तो ये तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिलैप्सिंग फीवर को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, अगर रिकरिंग एपिसोड होंगे किसके, फीवर के। फॉल होगा अगर टेम्परेचर जिगजैग मैनर में, ये हमने अभी पढ़ा है, कौन सा फीवर होता है, लाइसिस। अगर मॉर्निंग में टेम्परेचर ज्यादा होगा इवनिंग से, नॉर्मली क्या होता है इवनिंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है, पर अगर मॉर्निंग में क्या होगा तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो गया सब कुछ, तो मतलब ये कौन सा फीवर होता है, इनवर्स फीवर। टेम्परेचर कम टू नॉर्मल एटलीस्ट वंस अ डे, ये हमारा कौन सा होता है, रेमिटेंट फीवर। 18th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्स फीवर इज, अब अभी हमने पीछे पढ़ा है इनवर्स फीवर में क्या होता है, मॉर्निंग टेम्परेचर ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इवनिंग टेम्परेचर में। 19th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर, एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, देखो ओरल और एक्सिलरी के बीच में कितना होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर एक्सिला में क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम, और ओरल और रेक्टल में कितना डिफरेंस होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सिलरी और रेक्टल में कितना डिफरेंस होता है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का। 20th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। क्या फॉर्मूला होगा हमारा, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। और अगर यही चीज हमें फ़ारेनहाइट में पूछी जाए तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 32 इंटू 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, बॉडी टिश्यू वर्क बेटर विद टेम्परेचर ऑफ, जो हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं ये कौन से टेम्परेचर में बेटर वर्क करते हैं। इसमें है हमारा 32 टू 34, 35 टू 37, 34 टू 36, 36 टू 38। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, 36 टू 38। क्यों, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी हमारे क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी के टिश्यूज भी जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, सबसे अच्छा वर्क करेंगे। अब हमारा आ जाएगा 22nd क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन बॉडी, प्राइमरी सोर्स, मेन सोर्स क्या है हीट की जनरेशन का बॉडी में, सनलाइट, हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म या सर्कुलेशन। मेटाबॉलिज्म हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स है हीट जनरेशन का बॉडी में। मेटाबॉलिज्म किसका होगा, जो भी हम फूड इनटेक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे, उसकी वजह से क्या होगी, फिर हीट जनरेट होगी हमारी बॉडी में। 23rd हमारा आ जाएगा, एट विच लेवल सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट बिकम इक्वल, जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है ये कौन से लेवल पे आके इक्वल हो जाता है, 73, 0, +40 और -40। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है,
-40 टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। 24th क्वेश्चन हमारा, थर्मामीटर इन विच रिजल्ट कम विद इन 45 सेकंड। 45 सेकंड के अंदर कौन से थर्मामीटर जो है ये हमें रिजल्ट दे देता है? टेम्पोरल, क्लिनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या टिम्पैनिक? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? जो टिम्पैनिक थर्मामीटर होता है, जो हम ईयर कैनाल में डाल के टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसमें क्या है रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है? 45 सेकंड में। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है इसमें रिजल्ट आता है विद इन 2 to 5 सेकंड। अब हमारा आ जाएगा 25th क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है? फास्टिजियम इज विच स्टेज ऑफ फीवर? फीवर की कौन सी स्टेज को हम रेफर करेंगे कि ये फास्टिजियम स्टेज है? इनिशियल स्टेज होगी फीवर की, मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर जो स्लोली नॉर्मल हो रहा है, या टेम्परेचर जो फास्टली नॉर्मल हो रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? जो मैक्सिमम स्टेज होगी जिसपे जो सिम्टम है या जो टेम्परेचर ये सबसे ज्यादा होगा, तो वो हमारी स्टेज कौन सी आ जाएगी? फास्टिजियम स्टेज। कैसे कैसे स्टेज होती है? देखो, सबसे पहले होती है इनिशियल स्टेज, जिसमें क्या टेम्परेचर स्लोली बढ़ता जाता है। फिर हमारी आती है फास्टिजियम स्टेज, इसमें क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और जो साइन और सिम्टम है ये मोस्ट प्रोनाउंस्ड होते हैं। फिर हमारी आती है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें क्या है? बॉडी का टेम्परेचर रिटर्न बैक होता है टू द नॉर्मल लेवल। नेक्स्ट है हमारा 26th क्वेश्चन, इसमें क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। अब इसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में 32 प्लस कर देंगे, जैसे कि 37 प्लस 32 इंटू 9/5। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27th क्वेश्चन हमारा, थर्मामीटर यूज्ड इन कॉमन शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेंट विद स्ट्रेंथ ऑफ। थर्मामीटर को क्लीन करते हैं हम सोप और वाटर के साथ और डिसइंफेक्टेंट के साथ। तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ क्या है? हम मोस्ट कॉमनली कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं? सेवलोन यूज करते हैं। और कितने टाइम के लिए रखते हैं इसके अंदर? 5 मिनट के लिए। वैसे 3 to 5 की रेंज होती है, पर हम 5 मिनट इसको कंसीडर करते हैं। अब 20th हमारा आ जाएगा, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ चेकिंग टेम्परेचर बाय विच रूट। टेम्परेचर को चेक करने का सबसे रिलायबल मतलब सबसे ट्रस्टवर्दी मेथड कौन सा है? तो कौन सा? हमारा रेक्टल। और अगर ये पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट मेथड, वो हमारा कौन सा है? एक्सिलरी मेथड। 29th हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ चाइल्ड अंडर 4 ईयर ऑफ एज शुड बी टेकन बाय। अगर हमारे पास 4 साल का बच्चा आता है जिसका हमें टेम्परेचर चेक करना है, तो वो हम कौन से मेथड से चेक करेंगे? ओरल से, रेक्टल से, एक्सिलरी से या फिर सरफेस प्रोब से? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एक्सिलरी से। ओरल हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 4 साल का बच्चा है, वो अगर बाइट कर लेता है थर्मामीटर को, तो वो क्या है? ग्लास ब्रेक हो जाएगा, उसके माउथ के अंदर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और रेक्टल क्या है? जब हमें मोस्ट एक्यूरेट मेथड चाहिए होता है तभी यूज करते हैं, या फिर एक्सिला डैमेज वगैरह हो या ओरल रूट हम फॉलो ना कर पाए, तब हम क्या यूज करते हैं? रेक्टल रूट। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिलरी मेथड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड नर्स वेट फॉर टेकिंग टेम्परेचर इफ पेशेंट जस्ट कंज्यूम्ड कोल्ड मिल्क। अगर पेशेंट कोई भी हॉट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक थी, मतलब कोई भी हॉट सब्सटेंस लेता है या फिर कोल्ड सब्सटेंस लेता है, तो हमें कितने टाइम तक वेट करना चाहिए? 5 to 10 मिनट, 15 to 30 मिनट, 10 to 15 मिनट या 30 to 60 मिनट? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? 15 to 30 मिनट क्या है? नर्स को वेट करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम टेम्परेचर को नोट करेंगे। अगर कोल्ड मिल्क लिया है तो टेम्परेचर क्या है? कम आ सकता है। अगर हॉट ड्रिंक लिया है तो टेम्परेचर क्या है? ज्यादा आ सकता है। तो इसके लिए हमें कितना वेट करना होगा? 15 to 30 मिनट्स। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.